Assalamualaikum and welcome back viewers. In this video we shall discuss some basics of mechanics, its types and applications in our daily lives. कोरोना वायरस परेशानी नहीं, बस एहतियात की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें अक्सर और बेशतर जो हैं वो हरकत में हैं, मतलब कि वो मूव कर रही हैं। उनकी मोशन जो है इसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। अब मोशन दो तरह की होती है। एक मोशन ऐसी होती है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि दूसरी मोशन ऐसी होती है जिसमें फोर्स का एक अहम किरदार होता है। मतलब जब कभी हम फोर्स को डिस्कस करते हुए मोशन को स्टडी करेंगे तो ये डायनेमिक्स में करेंगे, और जब कभी हम फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे और मोशन को स्टडी करेंगे ये काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं उनको थोड़ा सा एक क्विक सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये इसके मुताबिक जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड लाजमी, तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है तो वो उसी हालत में रहना चाहेगा जब तक इसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब कभी फोर्स एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पर तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा F = ma, मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो सेम एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं, क्योंकि जब कभी स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब जब कभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग हम हमेशा वेलोसिटी या स्पीड को ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। जब कभी हमारे पास कोई लाइन होगी और हमसे कहा जाएगा कि इस लाइन की स्लोप फाइंड की जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर ये लाइन है, अगर मैं चाहता हूं कि इस लाइन की स्लोप फाइंड की जाए, इस लाइन के अगर मैं दो कंपोनेंट्स बना लूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब कि यहां से यहां तक मैंने रन किया है और यहां से यहां तक मैंने राइज किया है। तो मतलब अगर मैं इस पार्ट को x पार्ट कह लूं और इस पार्ट को y पार्ट कह लूं, तो मेरे पास हमेशा जो है वो लाइन की स्लोप होगी y/x, दैट इज राइज ओवर रन। तो व्यूअर्स, हमेशा मेरे पास अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 0। और जब कभी मेरे पास कोई वर्टिकल लाइन है, इस तरह की लाइन, तो इसकी स्लोप होगी इन्फिनिटी। और जब कभी मेरे पास एक लाइन ऐसी होगी जो कोई भी एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप हमेशा होगी पॉजिटिव। इसकी वजह यह है व्यूअर्स, क्योंकि इसका y पार्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। और जब कभी मेरे पास एक ऐसी लाइन होगी जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो इस तरह से है। तो व्यूअर्स, ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अब इसका y पार्ट जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो इस वजह से इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो वर्स के आपके पास किसी भी टाइप की स्लोप हो तो वो स्लोप जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यूज होती है। जैसा एरिया जो है ये एक डिराइव क्वांटिटी है, और ये बेस क्वांटिटी लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आपने जो स्कूल्स में मुख्तलिफ बेसिक मैथमेटिक्स में जो फार्मूलाज किए हैं उनको थोड़ा सा हम उनका क्विक रिव्यू लेंगे। अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की लेंथ जो है वो हमेशा उसकी हर लेंथ वो इक्वल होगी। तो जब कभी आप चाहते हैं ये लेंथ इसके इक्वल है, आप चाहते हैं कि इसका एरिया फाइंड करें, तो आप लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास व्यूअर्स
ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया इसमें आ रहा है, ये आप एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया जाए तो आपने क्या करना है, उस रेक्टेंगल की लेंथ को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर जो है उसको कंसिडर कर लेंगे। तो कंसिडर जब करेंगे तो उसकी बेस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। तो आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जितना भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर एरिया आपके पास आ जाएगा सारा। तो इसको जब आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास व्यूअर्स आ जाएगा एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस केस में आपके पास बेस ये होगी और इसकी हाइट आपने देखनी है, इसकी कोई भी साइड आपने नहीं लेनी होगी, ये आपके पास हाइट है। तो आप हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। इसी अंदाज में अगर किसी आप सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, इसके जो आपने पाई में आपने वैल्यू ली हुई है, ये आप छोटी क्लासेस में देख चुके हैं, ये हम पाई को आर रेडियस ऑफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एक ऐसी डायग्राम है जिसकी ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे व्यूअर्स, आपने जस्ट ये जो पैरेलल साइड है, जो लोअर साइड है, इसको आपने बेस कह देना है। इस बेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास बेस है, इसको आपने पैरेललोग्राम की हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो जब कभी हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास हमेशा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये एंगल आपके पास थीटा है और ए क्रॉस बी जो है ये हमेशा ए बी साइन थीटा होता है। तो ए का जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो ये साइड हो जाएगी जो कि इस पैरेललोग्राम की हाइट है। तो व्यूअर्स, आप इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि वेक्टर्स के हवाले से हैं। व्यूअर्स, ट्रापेजियम एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, जबकि दो जो हैं उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी शेप की अगर हम चाहते हैं कि टोटल एरिया फाइंड करें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड ले लेंगे। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये साइड जो है इसका जब हम सम लेंगे तो ये यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूँ। अब ये और ये साइड जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया इस साइड पर, और ये जो लोअर साइड है ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स है। तो जब कभी मैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का आ जाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जिस तरह की शेप नीचे है बिल्कुल उसी की का मिरर इमेज जो है वो ऊपर की जानिब बन चुका है। तो आपने क्या करना है कि आपने हाफ ले लेना है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में आपको एरिया फाइंड किया जाए तो ये टोटल एरिया होता है, यह हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपने जर्नी के दौरान। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें ये यहाँ पर मैं स्पीड ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ। तो टाइम के साथ साथ अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, और ये जो टोटल एरिया होगा अंडर द ग्राफ, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये टोटल वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। तो व्यूअर्स, चूंकि इस लाइन, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप 0 है जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो हमें इस ग्राफ से ये चीज़ समझ आ रही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। और व्यूअर्स, जब कभी हमारे पास ऐसी लाइन होगी कि मतलब टाइम के साथ उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो जब कभी हमारे पास टाइम के साथ स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो इस केस में स्लोप नेगेटिव है
इस वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन आएगी, कार ब्रेक लगा रही होगी या तो डीसेलरेशन होगी। ये सब मुख्तलिफ नाम हैं एक ही चीज़ के, दैट इज़ एक्सेलरेशन। व्यूअर्स, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमें मज़ीद ये जो जितनी डिस्कशन है इसको कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये गिवन डाटा है कि 0 पर एक मोटर बाइक जो है वो स्टार्ट हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, मतलब कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही टाइम गुजरा है 30 सेकंड्स, तो आफ्टर 30 सेकंड उसकी स्पीड सपोज यहाँ पर हो गई है, एक मैंने डॉट जो है वो बना दिया। आफ्टर 60 सेकंड्स उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 10 के बाद 20 हो चुकी है, मैंने एक डॉट यहाँ पर बना दिया। अब इन दोनों डॉट्स को मैं जब कनेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये एक लाइन इस तरह की ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद 60 से 90 तक उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और सिमिलरली 90 से 120 तक भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और 20 से फिर 150 तक भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो उसकी स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, और लास्ट 30 सेकंड्स में जब वो 180 तक पहुंच चुका है तो उस वक्त उसकी स्पीड दोबारा से 0 हो गई है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने y एक्सिस में स्पीड और x एक्सिस में टाइम को प्लॉट किया है, और टाइम सेकंड्स में है और इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड्स में है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 से स्टार्ट हुआ था, पहले 30 सेकंड्स, 60, 90 एंड अप टू 180 तक जो है ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। तो व्यूअर्स, हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले तो आपने इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमारे पास मौजूद है, इस लाइन का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है पॉजिटिव स्लोप है, तो हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा और स्लोप भी इसकी 0 है। यहाँ से लेकर फाइनली यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो हमने ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको सेकेंडली फाइंड करना है, फर्स्टली आपने इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, और फाइनली इसका जो सी पार्ट उसने पूछा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए व्यूअर्स हम क्या करेंगे कि टोटल एरिया इस सारी की सारी शेप का फाइंड कर लेंगे, और इस शेप में हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी दो साइड्स, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम की शेप बन चुकी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए हमने देखना है कि स्पीड चेंज हुई है फर्स्ट 60 सेकंड्स में अप टू 20। तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन ए पार्ट के लिए आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपने लिखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो आपने स्लोप फाइंड करनी है जो कि होगा y पार्ट बाय x पार्ट। तो आपने लिखना है जो आपके पास जो ग्राफ था उसमें आपके पास फर्स्ट 60 सेकंड में जो y पार्ट है जो कि स्पीड वाला पार्ट है वो मैक्सिमम स्पीड आई थी 20, और आपके पास जो टाइम था वो था 60। तो आपने 20 को 60 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये व्यूअर्स आपके पास पहला पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट में आपने फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। तो फाइनल एक्सेलरेशन के लिए अगेन हमारे पास फार्मूला तो सेम यही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो इस वजह से आपने अगेन आखिरी जो टाइम है उसमें आपने देखना है 30 सेकंड का टाइम है, तो टाइम तो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा, जबकि न्यूमरेटर में आपके पास y पार्ट 20 है। तो व्यूअर्स, इस तरह आपके पास 0.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डीसेलरेशन आ जाएगा। डीसेलरेशन है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फाइनली आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, और आपके पास ग्राफ में आ रही है ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपने सम ले लेना है पैरेलल साइड्स का, और
उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो है वो इस शेप में आपके पास है हाइट। तो आपने हाइट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स आपके पास जो पहली पैरेलल साइड है वो है 180 सेकेंड्स जो आपके पास एक्स एक्सिस में आ रही है, और दूसरी आपके पास जिसमें स्पीड, जिस ड्यूरेशन में स्पीड कांस्टेंट थी, मतलब कि 60 से 150 तक। तो 150 में से 60 आप माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग जो टाइम है वो 90 है। तो आपके पास ये दूसरी साइड पैरेलल है, और इसको आपने हाइट के साथ मतलब कि 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 180 प्लस 90 270 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 2700 मीटर्स, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.7 किलोमीटर्स। व्यूअर्स अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे स्पीड टाइम ग्राफ से जो है वो डेराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले कंसिडर करेंगे, एक हमारे पास कार है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है और कुछ टाइम t पास हुआ है। तो इस टाइम t पास होने के बाद उसकी स्पीड vf हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम पास हुआ है ये t टाइम पास हुआ है, और इसके बाद इसकी स्पीड यहाँ से इंक्रीज होकर, मतलब कि इस पार्ट से इंक्रीज होकर यहाँ तक vf हो चुकी है। तो एक्सेलरेशन, तो व्यूअर्स हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो आपको पता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि स्लोप क्या होगा, y पार्ट ओवर x पार्ट। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो इसका y पार्ट ये होगा और x पार्ट इसका यहाँ पर होगा। तो y पार्ट में आपने देखना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये vf पॉइंट है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये vi पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, इसका टोटल आपके पास जो हाइट बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो व्यूअर्स ये आपके पास हो जाएगी vf माइनस vi, और आपके पास जो x पार्ट है इसका वो है t। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा t। तो टोटल आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आ जाएगा at इक्वल्स टू vf माइनस vi, या तो फिर आप इसको रीशेप करके vf को आप यहाँ पे लिख लें एक साइड पे इक्वेशन के, और ये vi दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये हो जाएगा vf इक्वल्स टू vi प्लस at। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। व्यूअर्स अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी ग्राफ में टोटल एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में एक ये जो एरिया टोटल तो ट्रेपीजियम है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट एक ट्राइंगल बन रही है, ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि इस ट्राइंगल की बेस क्या है। तो बेस तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल टाइम होगा t इसकी बेस है। जबकि ट्राइंगल की हाइट, जैसा कि हमने पहले भी ये फाइंड किया था कि इसकी हाइट क्या होगी, vf माइनस vi होगी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो बेस जो है वो लिख ली हमने t, और इसकी हाइट को हमने कर दिया vf माइनस vi। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो इसकी लेंथ जो है वो है t, जबकि इसकी विड्थ है vi। तो हमने इसको लिख देना है vi इंटू t। तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर vf माइनस vi है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में देख चुके हैं कि vf माइनस vi
ये इक्वल है ए टी के, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक आ जाएगा ए टी के इक्वल, तो आप इसको पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ ए टी, और एक टी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है तो ए टी स्क्वायर प्लस वी आई इंटू टी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सिंपल बन गया है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो व्यूअर्स ये आपके पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो व्यूअर्स अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है अगेन उसी तरह s इक्वल्स टू, अब आपने यहाँ पर इस केस में कर देना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पहले आपने इन दोनों को दो सेपरेट पार्ट्स में लिखा था, अब आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डायरेक्ट से लिख देना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास पैरेलल साइड में सबसे पहले वी एफ आ रहा है, इसको आपने ऐड कर देना है वी आई में, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि यहाँ पर है टी। तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में एक पैरेलल साइड वी आई है, दूसरी वी एफ है, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, टी है। तो आपने ट्रेपीजियम के लिए जो फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ये बात पता है कि ए किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, या तो फिर आप इस चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डिराइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी इक्वल हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपने ये वैल्यू जो है ये आपने इस इक्वेशन में जो है पुट कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा s इक्वल्स टू वी एफ माइन प्लस वी आई, और आपने t की जगह पुट कर देना है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय a, और इसके साथ आपके स्टार्ट में हाफ भी था जो कि आपने यहां से लिखना होगा। तो व्यूअर्स आपके पास 2 और a इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वी एफ माइनस वी आई के साथ। तो जैसा कि हमें बेसिक अलजेब्रा से पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इस इक्वेशन में भी आपके पास a वी एफ है, b वी आई है, इस वजह से आप लिख सकते हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आपके पास व्यूअर्स आ गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस जो है वो लीव करते रहें, और हमें मज़ीद सजेशंस देते रहें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में मिस कर दिए हैं नेक्स्ट टाइम भी हम उनको ताकि अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।